मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRV इंटर कॉलेज राठ। इस समय हम लोग मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का योगदान पढ़ रहे हैं। सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आँख से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और इसी क्रम में अगली हेडिंग है बाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों का योगदान। बाहित मल अर्थात बड़े बड़े शहरों में जो सीवर टैंक होती है, सीवर टैंक रोड के नीचे सीवर लाइन बिछा दी जाती है, जिसके अंदर जल के साथ या बस्ती का गंदा जल और उसमें मल एक साथ बहकर शहर से बाहर या तो किसी नदी में, तालाब में, झील में ऐसे स्थानों पर डाला जाता है जहाँ पर उसका जल मानव के लिए, जानवरों के लिए उपयोगी ना हो। और यदि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो ऐसे खुले स्थान पर ऐसे बाहित मल को छोड़ा जाता है जिसका तरल भाग मिट्टी में अवशोषित कर लिया जाता है और ठोस भाग धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है और वो नष्ट हो जाता है। तो इसमें बाहित मल उपचार में मुख्य रूप से मेथेनोबैक्टीरिया, जो कि मल का फर्मेंटेशन या किण्वन करते हैं। किण्वन के पश्चात गैसें ऊपर निकल जाती हैं और ठोस भाग मिट्टी में मिलकर फर्टिलाइज़र या उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बाहित मल को या बाहित मल के जल में शहरों एवं कस्बों से निकली हुई गंदगी, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, पशु तथा मानव मल और उसमें उपस्थित बहुत से जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु रोग फैला सकते हैं। अर्थात बस्ती के समस्त बाहित मल को एक ही स्थान पर निष्कासित करना चाहिए जो शहर से बाहर हो। बाहित मल को शुद्ध करने के लिए या जल में डालने से पूर्व उसमें 3 प्रावस्थाएं होती हैं। प्राथमिक प्रावस्था, द्वितीयक प्रावस्था और तृतीयक प्रावस्था। पहला है प्राथमिक प्रावस्था, द्वितीयक प्रावस्था और तृतीयक प्रावस्था। यदि देखें तो प्राथमिक प्रावस्था में जल में तैर रहे कागज़, प्लास्टिक, अपशिष्ट पदार्थ, प्लास्टिक की बोतलें आदि को बड़े छन्नों द्वारा या छन्नी द्वारा छानकर अलग किया जाता है और उसमें जो छोटे छोटे निलंबित कण होते हैं उन कणों को नीचे बैठने दिया जाता है। इसके पश्चात इस फिल्ट्रेशन की क्रिया में लगभग 2 से 10 घंटे लग जाते हैं और जल में केवल कार्बनिक पदार्थ ही बचते हैं या इनकी मात्रा अधिक होती है। इसके बाद आता है द्वितीयक प्रावस्था या सेकेंडरी स्टेज। द्वितीय प्रावस्था में इस अवशेष को डाइजेस्टर टैंक में भेजा जाता है
और डाइजेस्टर टैंक में भेजने के पश्चात इसमें उपस्थित जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल, विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीजन या ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण के पश्चात टैंक में उपस्थित पदार्थ गाढ़े तरल के रूप में हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है स्लग। उस गाढ़े तरल पदार्थ को कहेंगे स्लग। और इस स्लग को नीचे बैठने दिया जाता है। नीचे बैठने के पश्चात इसमें तीव्र गति से इस टैंक में वायु को प्रवाहित किया जाता है। वायु को प्रवाहित करने के पश्चात इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, मीथेन आदि गैसें निकलती हैं। और इन गैसों के साथ साथ सल्फेट, नाइट्रेट, फास्फेट, जल आदि बनते हैं। इसके पश्चात कुछ पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं और बैठने के पश्चात इसमें हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें होती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं। बाहर निकलने के पश्चात इस एनर्जी से, इस ऊर्जा से या इन गैसों से औद्योगिक इकाइयों को चलाने में प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात आता है तृतीयक प्रावस्था या टर्सरी फेज। इस प्रावस्था में जो द्वितीय अवस्था से जो जल निकलता है, उस जल को फिर से छाना या फिल्टर लगा दिया जाता है या छन्नी लगा दी जाती है। उस छन्नी के द्वारा छनकर इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। क्लोरीन गैस का कार्य होता है उस गंदे जल को साफ़ करना, जिससे वो जल साफ़ हो जाता है और जिसकी सांद्रता 1.2 ppm हो जाती है। और इस जल को पीने में प्रयोग न करके इसे किसी पार्क में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इसे बड़े जलाशय में या नदी में या नदी के जल में छोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे उस स्लग या गाढ़ा तरल पदार्थ को सुखाकर भूमि में मिला दिया जाता है या मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और गैसें जो है बाहर ऊपर निकल जाती हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो बाहित मल को किस प्रकार शुद्ध करके डाइजेस्टर टैंक के द्वारा आगे बढ़ा दिया जाता है और इस जल का प्रयोग कर लिया जाता है। तो ये है बाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों का योगदान। इसी क्रम में हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे कल, ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का योगदान। थैंक यू।